नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात महिला आरक्षण पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र की करेंगे। एक दिन का ये विशेष सत्र हंगामेदार रहा। शासकीय संकल्प पर चर्चा हुई और अपने तर्क के साथ सत्ता और विपक्ष ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत भी की। बीजेपी परिसीमन के बाद इसे लागू करने की बात कर रही है तो कांग्रेस लोकसभा के मौजूदा संख्या बल के हिसाब से इसे लागू करने के पक्ष में है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर हम मांगेंगे जवाब, लेकिन इससे पहले आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में शासकीय संकल्प पेश किया। इस संकल्प में कहा गया कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जबकि विपक्ष के अशासकीय संकल्प को विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सदन में संकल्प के संशोधन पर आई सूचनाओं पर चर्चा की मंजूरी दी। अशासकीय संकल्प पर चर्चा नहीं करने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। शासकीय संकल्प के चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष की निंदा की। लोकसभा में बिल का समर्थन नहीं करने पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा और अभिलाषा इस देश की आधी आबादी को उनके राजनीतिक अधिकार देने की थी। लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से ये चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पवित्र प्रयासों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों में पास किया और उसे लागू करने की दिशा में जब विशेष सत्र संसद का 3 दिवसीय बुलाया गया था तो किस प्रकार से कांग्रेस और विरोधी दलों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण वो लागू होने वाला संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। परिसीमन के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प। विधानसभा लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलेगा भरपूर मौका। सदन में चर्चा के बाद शासकीय संकल्प पास हुआ। लोकसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर 33% आरक्षण देने का संकल्प। महिलाओं को तत्काल लोकसभा विधानसभा चुनाव में नेतृत्व मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अशासकीय संकल्प को अस्वीकार कर दिया। अशासकीय संकल्प पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार अगर गंभीर है तो लोकसभा की 543 सीटों और मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। परिसीमन की आड़ में बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रही। कथनी और करनी में फर्क है। जनगणना और परिसीमन को जोड़ना चाहते हैं। जब महिला आरक्षण आप देना चाहते हो तो जनगणना परिसीमन अपनी जगह क्यों? अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप जनगणना परिसीमन नहीं करा पा रहे हो अभी, तो वर्तमान की 543 सीटों पर लोकसभा की और तमाम प्रदेश की विधानसभा सीटों पर आपको आरक्षण देने में क्या आपत्ति? ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर वोट तो लेना चाहती है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती। महिला आरक्षण पर लोकसभा में विपक्ष ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। तब से बीजेपी विपक्षी दलों को घेरने में जुटी हुई है। सड़क से शुरू हुआ बीजेपी का संग्राम अब सदन जा पहुंचा। सदन में आरक्षण को लागू करने का संकल्प पास कराया गया और विपक्ष की निंदा की गई। एक दिन के विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी आरक्षण नहीं मिलने के लिए विपक्ष को दोषी मान रही है तो विपक्ष परिसीमन पर आपत्ति लेकर बीजेपी को घेर रहा है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था जहां निंदा प्रस्ताव लाया गया और तमाम तरह के तर्क वितर्क विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से हमने देखे। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका दुबे जुड़ रही हैं, कानुप्रिया सत्तन हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं और हमारे साथ भावना शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रही हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए विशेष सत्र बुलाया गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया, तमाम तरह के जो आरोप हैं वो हमने देखे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी बातें हैं कि महिला विरोधी है विपक्ष, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम महिला विरोधी नहीं है और सरकार की मंशा ही नहीं है कि महिला के हित में, महिलाओं के हित में कोई भी कार्य हम करें। मेरी समस्त मातृशक्ति को प्रणाम। ये जो बिल है ना ही सत्ता पक्ष का है ना विपक्ष का है, ये वो आधी आबादी के पूरे अधिकारों की लड़ाई। सीधी सी बात है, जब कोई महिला के अधिकारों की बात करती है
चाहे उसके शिक्षा के अधिकार को लेकर चिंतित हो, चाहे उसके सुरक्षा के अधिकार को लेकर चिंतित हो, चाहे उसके स्वास्थ्य के लेकर अधिकारों को लेकर चिंतित हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय निकाल पाती है। आज अगर हम बात करते हैं तो जब महिला बिल आया था 2023 में, तो उसकी सेक्शन 3 स्पष्ट करता है कि परिसीमन होगा। सेक्शन 3 में चीज स्पष्ट थी। और 2023 में जब इस जो अधिनियम को पारित किया गया, सर्वसम्मति से जब पारित किया गया, इसका मतलब आपने सेक्शन 3 पे अपनी सहमति दी है और आपने इस बात को माना। और जब उसको प्रैक्टिकली धरातल पर लाने की बात आ रही है, तो फिर अगर विवाद पैदा किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं किसकी मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करेगा। मेरा ये पहला सवाल है। अब दूसरे सवाल की मैं बात करती हूँ। 543 सीटें जो जिसके लिए विपक्ष बार बार हर मंच पे कह रहा है कि आप 543 सीटों के ऊपर लागू कर दीजिए। 1996 में भी ये बिल आया था, 543 सीट पर लागू करने की बात की गई थी। तब यही विपक्ष सत्ता पक्ष में था, तब आपने उसको क्यों नहीं लागू किया? इसका मतलब उस समय भी आपकी मंशा स्पष्ट नहीं थी। इसके भी एक और मैं सवाल इसी में जोड़ना चाहूंगी कि जब 1976 में हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिसको हम आयरन लेडी के नाम से सम्मानित करते हैं, जब उनके इतना दृढ़ निश्चय संकल्पित थी, तो 543 सीटों को उन्होंने 54 करोड़ जनसंख्या के ऊपर निर्धारित किया था। आज 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर वो कहीं पर भी नीतिगत नजर नहीं आती, ना संवैधानिक नजर आती है। फिर भी अगर मैं बात करूं तो जब महिला नेतृत्व था, तो महिला नेतृत्व के द्वारा ही महिलाओं की जो संरक्षण की हम बात करते हैं, जो 1928 से चल रही है, इस आरक्षण की मांग आज या बल्कि नहीं 98 वर्ष हो चुके हैं। 98 ईयर्स बहुत ज्यादा लंबा पीरियड होता है। इसमें मैं किसी को घेरने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत नीतिगत बात कर रही हूँ, क्योंकि चारों बहनें हैं। कोई पैनल में आप देख सकते हैं कोई बाहर या पुरुष नहीं है, हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या उस समय ये लागू हो जाता तो आज आप समझ सकते हैं कि सदन का सिनेरियो कितना परिवर्तित होता। या हम बात करें जहाँ पे महिला विदुषी रही, वीरांगनाएं रही, शिक्षाविद रही, जो मतलब अगर हम बात करें सावित्रीबाई फूले का उदाहरण ले सकती हूँ मैं, या रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले लूँ, झलकारी बाई का ले लूँ, अवंतीबाई लोधी का ले लूँ, कितने ही ऐसे उदाहरण हो जाएंगे जहाँ हमारी महिला लीड डेवलपमेंट पे, वुमेन लीड डेवलपमेंट हमने देखा है। हम लोग किसी का आश्रय या वो लोग नहीं है जो ये मानेंगे कि हमको मताधिकार ही लड़ाई और संघर्ष करके मिला हो। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे हम लोग शासिका हैं। प्रियंका जी, उसके बाद अगर इतनी लंबी लड़ाई है तो समझना पड़ेगा। प्रियंका जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कानुप्रिया जी, आपके पास में आना चाहूंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, जिस तरह से सत्ता पक्ष का कहना है कि 2023 में जब सर्वसम्मति से बिल पास हो गया, तो उसके बाद अभी जब इसमें संशोधन किया गया, तो फिर विपक्ष को क्या परेशानी थी, इसी को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया। पहली चीज तो आज जो विधानसभा में हुआ ना, उसकी जरूरत नहीं थी। खैर हम उस पर बात नहीं करते। मैं सबसे पहले तो प्रियंका दीदी आपको नमस्ते। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बिल बहुत अच्छा था, इसे जितनी जल्दी लाना ही चाहिए। 2023 में सृष्टि जी बिल पास हो गया था सर्वसम्मति से, ठीक है। अब हमने 2023 के बाद इसको 24 में लागू करने की मांग की थी कांग्रेस ने, तब भी इसे लागू नहीं किया गया। कहा गया था कि परिसीमन जनगणना इसके बाद ही लागू किया जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि अब जनगणना नहीं करानी है, बिना जनगणना के परिसीमन क्यों करना है? सवाल यह है कि अगर आप बिना जनगणना के परिसीमन करते तो आप किस आधार पर परिसीमन करते? आप कितने वोटर्स पर आप आप क्या बना लेते तुलना कि कितने वोटर्स के ऊपर आप एक सांसद रखेंगे, कितने वोटर्स पर आप एक विधायक रखेंगे? जनसंख्या ही तो एक सही आधार होती है ना, क्योंकि परिसीमन क्यों किया जाता है? बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि समान संख्या के ऊपर एक उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मौजूद हो। तो हम आपसे आज भी कह रहे हैं कि आप परिसीमन भी करो, हमको परिसीमन से भी एतराज नहीं है, लेकिन आप जनगणना करो, उसके बाद परिसीमन करो। ऐसे ही उठ के हम बस हमारा मन किया तो यहाँ 40 सीटें बढ़ा देंगे, वहाँ 50 सीटें बढ़ा देंगे, इस तरीके से तो परिसीमन नहीं। पर उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ना कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। उनके आश्वासन कहना तो सृष्टि जी, आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेताओं की बातें और भाषण को अगर हम मान ले, अगर इतना ही उनका कहना था तो उन्होंने बिल में क्यों नहीं लिखी ये बात उन्होंने कही ना, बिल में ले आए, बिल में लाकर कहते हैं कि हम हर जगह इतनी सीटें बढ़ाते हैं। किस आधार पर बढ़ा रहे थे? बिल की बात नहीं की गई ना, बिल में लिखित में नहीं थी ना वो चीजें। तो बाद में
दरअसल ये सिर्फ इसलिए लाया गया था, ये खुद भी जानते थे कि ये बिल पास नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक मुखौटा बनाना चाहते थे अपना कि ये बहुत ही नारी का सम्मान करते हैं और नारी के समर्थन में, अगर ये इतने ही समर्थन में होते तो 2024 में ही लागू कर सकते थे। ठीक है, भावना जी आपके पास मैं आऊंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आज का विशेष सत्र बुलाया गया, महिलाओं के लिए सत्र बुलाया गया, क्योंकि देखिए जिस तरह से महिला आरक्षण संशोधन बिल की हम बात करें, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और उसके बाद हमने देखा कि जो आरोप प्रत्यारोप है वो देखने को मिले। विपक्ष के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष कह रहा है कि डिलिमिटेशन से प्रॉब्लम है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये जरूरी है। आप इसे कैसे देखती हैं और आज का विशेष सत्र को आप कैसे देखती हैं कि इसका कितना सार्थक परिणाम रहा है? दो हिस्सों में अगर हम बात करते हैं तो नारी जो शक्ति वंदन अधिनियम की जो बात है, तो जैसा कि मैं कई बार कई मंच पर कह भी चुकी हूँ और इस पैनल को फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि 2023 में महिला आरक्षण बिल जो है वो तो पास हो चुका है। बात आती है संशोधन की और जो सारी बहस, जो तमाम चीज़ें इतने दिनों से जो कवायद चल रही है विपक्ष की, पक्ष की, फिर सदन से लेकर सड़कों तक ये बातें गई है और जो अभी भी जारी है मुहिम, उसमें बात आती है संशोधन की। तो परिसीमन को लेकर, सेंसस को लेकर ये जो संशोधन बताए गए थे, तो हालांकि इनके लिए सभी चीजें संविधान में पूरी तरह से निश्चित रूप से तय की गई हैं। परिसीमन के लिए भी 1976 हो, 2001 है, जब फ्रीज कर दिया गया था कि डिलिमिटेशन एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उस प्रक्रिया का भी पूरा वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा गया है यहाँ पर। अब एक जो दूसरा नरेशन आ रहा है कि महिला आरक्षण का विरोध, यहाँ पक्ष भी कह रहा, जो सत्ताधारी दल है वो भी कह रहा है कि हम तो लाना चाह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी लाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी बहस छेड़ दी गई है जिसका कि न तो बहस से समाधान निकल सकता है, न ही कहीं और अल्टीमेटली जो सफ़र हो रही है वो महिला आरक्षण वाली बात हो रही है जो इतने समय से है। और विशेष सत्र की जहाँ तक बात है तो टेक्निकली विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन एक विशेष परिस्थितियों में जो कि अर्जेंट पब्लिक एड्रेस करने वाले जो मामले हों। अब इस सत्र को यहाँ पे बुलाने का भी सबको पता है कि यहाँ से तो डिसाइड नहीं हो सकता है कि देश की संसद का जो निर्णय लिया गया है, पर एक नरेशन जा सकता है जनता के बीच में। बिल्कुल, नरेशन की बात की है। देखिए एक छोटा सा कमेंट और लेना चाहूंगी भावना जी मैं आपसे कि देखिए शासकीय संकल्प और अशासकीय संकल्प को लेकर भी काफी ज्यादा बहस यहाँ पर देखने को मिल रही है। विपक्ष के इसको लेकर अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष के अपने आरोप है। इसको लेकर एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। देखिए जो बात हो रही थी वो तो टेक्निकल है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने पहले ही बता दिया था कि ये जो सेशन बुलाया गया है उसको बुलाने के पीछे डेलिब्रेशन, एक विचार विमर्श किया जाएगा नारी शक्ति अधिनियम जो कि लोकसभा में, संसद में पेश हुआ था। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पे एक बड़ी मैसिव रैली आयोजित की थी, सत्ताधारी पार्टी ने, बीजेपी ने करी थी, और तभी मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी विशेष सत्र बुलाए जाने की। अपोजिशन भी एक तमाम तरह की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, रैली भी कर रहा है आयोजित। और जो बात आ रही है शासकीय अशासकीय, तो दोनों अपना अपना एक टेक्निकल पहलू है। शासकीय संकल्प जो कि रिजोल्यूशन पास करने के लिए इसमें शुरू, जब नोटिफिकेशन जारी होता है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाकायदा एक प्रोसेस होती है पूरी, और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उस नोटिफिकेशन में उद्देश्य भी बताया गया था कि उसमें संकल्प पत्र पेश किया जाएगा नारी शक्ति अधिनियम को लेकर, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। आज जो मसला हुआ पूरा दिन भर, विपक्ष का ये कहना था कि उन्होंने प्राइवेट बिल लगाया है अशासकीय, तो प्राइवेट बिल भी लगाया जा सकता है। प्राइवेट बिल तब लगाते हैं, एक थोड़ा सा टेक्निकली पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि जो मंत्री नहीं होता है, एक जो प्राइवेट सदस्य से मतलब है कि जो सदस्य तो है विधानसभा का और किसी ऐसे मसले पे सदन का ध्यान खींचना चाहता हो जो पब्लिक के हित में हो, तो वह भी एक अपना बिल लगा सकता है। अब यहाँ पे जो बहस पूरे हुई थी उसका ये था, कांग्रेस पार्टी का कहना था कि जो प्राइवेट बिल आया है, अशासकीय बिल जो आया है, पहले उसके ऊपर बात कर ली जाए, और सत्ताधारी दल का ये कहना था कि जो रिजोल्यूशन है उस वाली प्रोसीडिंग को आप पहले आगे बढ़े। तो कुल मिला के ये अध्यक्ष का भी निर्णय रहता है, क्योंकि सदन में तो वही महामहिम उस समय वहाँ पे स्पीकर की जो पद है, आसंदी रहती, वही रहती है।
ठीक है, प्रियंका जी एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए, विपक्ष ने वॉकआउट किया, विपक्ष कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आया। पहले भी हमने देखा है कि कई प्रतिक्रियाएं विपक्ष की ओर से आई हैं, गैर संवैधानिक बताया है, ये भी कहा है कि सत्र बुलाने का क्या औचित्य है, तमाम तरह की चीजें जो हैं विपक्ष की ओर से सामने आई हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सत्र बुलाना है ये लोकसभा का अपमान है। वैधानिक प्रक्रियाओं का माखोल उड़ाना तो विपक्ष की पुराना इतिहास रहा है, उस पे मैं बात ना करूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि वो डिबेट दूसरे साइड डाइवर्ट हो जाएगा। परंतु जब हम महिला बिल पे बात करते हैं, और मेरी जो बहन है पावना जी, उन्होंने बहुत सी चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षण करवाया है। तो जो महिला बिल की मैं बात कर रही हूँ, तो आर्टिकल 334 लोकसभा के लिए, आर्टिकल 170 विधानसभा के लिए अगर कोई भी रीएडजस्टमेंट किया जाता है तो उसके लिए इसको प्रोविनेट ऑटोमेटिक करते हैं, इंडिविजुअली उसको हम कह सकते कर सकते हैं। और दूसरा, मेरी वहाँ बहन कनुप्रिया ने चिंता जताई कि परिसीमन कराना के साथ में जनसंख्या सेंसेक्स करना जरूरी है। तो सेंसेक्स का आधार 2011 लेने के बाद स्पष्ट तौर पे कही गई, क्योंकि 2.5 से 3 वर्ष से जो लगता है वो जनसंख्या गणना में जाता है। अगर आपको 2029 में लागू करना है तो 2.5 साल का समय, 2.5 से 3 साल का, फिर क्योंकि परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग का गठन होना, और वो भी संवैधानिक प्रक्रिया, इसमें जो है वो 2029 का इलेक्शन निकल जाएगा, 2034 में तो लागू होगा। ये तो आप चाहे कितना ही हंगामा कर लीजिए, वो तो 2034 के इलेक्शन में तो वो भी तैयार है ना। हाँ, पर वो उसके लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको फिर बता देती हूँ वहां पे बात क्या की गई। ये आरक्षण रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन एक विषय आया। केसी वेणुगोपाल जी ने एक उसमें विषय लिखा कि हम तो 33 नहीं, हम तो 50% की बात करते हैं, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, परंतु रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ, 4 आर्टिकल एक साथ एक्टिव हुए, 81, 82, 334, 170 ये। और इसके बाद जो ये लोग बात करते हैं आर्टिकल 14, जो कि अगर 534 सीटों के ऊपर अगर परिसीमन बिना करवाए या सीटों को बिना बढ़ाए अगर हम लोग लागू करने की बात करेंगे, तो आर्टिकल 14 का अवहेलना होगी, जिसमें जो समानता का अधिकार देता है। आप किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी इच्छा के या बिना किसी कारण के अगर हटा करके, जो हम महिला और पुरुष दोनों के लैंगिक समानता की बात करते हैं, अनुच्छेद 14, तो आप मेरे को बताइए क्या वहां संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना नहीं होगी? तो सिंपल सा उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया धारा 3 में कि परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ये तो पर उससे ये प्रॉब्लम हो गई ना विपक्ष को। विपक्ष का भाई कहना है कि देखिए सेंसस कराया जाए। हाँ। परेशानी ये है कि ये तो धारा 3 में 2023 में भी लिखा था, तो क्या आपने उस समय इस पूरे अधिनियम को पढ़ा नहीं? क्या आपके कानूनविदों ने आपको इस बारे में बताया नहीं? क्या यहाँ पे कानुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, प्रियंका जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। कानुप्रिया जी बोलिए। देखिए, 2023 में जो बिल लाया गया था उसमें भी परिसीमन का जिक्र था, लेकिन जनगणना के बाद अभी जो प्रियंका दीदी है वो वापस से वहीं पर चली गई है कि नारी शक्ति। तो सबसे जरूरी जो बात है सृष्टि जी, वो यही है कि जब भी हम नारी शक्ति की बात करते हैं, परिसीमन उसमें बीच में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम बार बार कह रही कि 2011 की जनगणना, अब 2011 में क्या हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या थे? लेकिन आज तो हम हैं। तो अगर आज हम जनसंख्या, और जब आप 2023 में बिल लेकर आए थे, क्योंकि अभी दीदी ने कहा कि आपने पढ़ा नहीं या आपके जो भी कानून विशेषज्ञ उन्होंने समझाया नहीं, तो 2023 में भी परिसीमन का जिक्र था, लेकिन जनगणना के बाद था। लेकिन अब तो बिना जनगणना के आप अपने हिसाब से उसको करना चाह रहे हैं ना, तो ये अथॉरिटी तो हम आपको नहीं दे सकते, या ये तो कोई भी आपको नहीं देना चाहेगा, और ये तो अन्याय भी होगा। और हम कौन होते हैं? दरअसल ये देने वाले हम या आप कोई भी कुछ नहीं होते। हम आज भी कह रहे हैं नारी शक्ति वंदन आप लाए हैं, आप 2023 में लेकर आए थे, आपकी मंशा अगर 2029 में उसे लागू करने की थी ही, तो जिस दौरान 16 अप्रैल को आपने जिस बिल का नोटिफिकेशन कराया, उसका नोटिफिकेशन आपने पहले क्यों नहीं कराया? ये सिर्फ और सिर्फ इनका चुनावी जुमला था, जिन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में एकदम से याद आया और इन्होंने इसे उसी तरीके से इस्तेमाल किया। ये खुद भी जानते थे कि परिसीमन अड़ाकर या आने वाले 29 में जो महिलाओं को 33% मिलने वाली की भागीदारी है, उस पर रोक लगाएंगे, और इन्होंने वही किया, क्योंकि बार बार प्रियंका जी दीजिए जवाब। चले जाते हैं।
कानुप्रिया जी को आप सुन रही हैं, वो कह रही हैं तमाम चीजें, और देखिए उनका कहना है कि अगर इतना ही अगर आपको प्रोसेस लानी थी तो 2023 में आप प्रॉपर प्रोसेस के, क्योंकि देखिए उस वक्त सेंसस था, डिलिमिटेशन था, उसके बाद महिला आरक्षण की बात की गई थी, इसलिए सर्वसम्मति से वो बिल पास हो गया। लेकिन जब संशोधन की बात आई तो फिर आप सेंसस को इग्नोर कर रहे हैं, डिलिमिटेशन पर आपका फोकस है। इससे विपक्ष नाखुश है। विपक्ष का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति बनेगी, तो वो अथॉरिटी नहीं देना चाह रहे हैं। कौन से भेदभाव की बात कर रही है बताइए? 2011 का अगर सेंसेक्स भी लिया जाता है तो जनसंख्या क्या 2011 तक नहीं बढ़ी है? 1976 की जो जनसंख्या के आधार पर आपने 543 सीटें निर्धारित करी, राइट? उसके बाद बार बार फ्रीज किया गया। 2026 तक तो आपकी जनसंख्या जनगणना जो वो फ्रीज की हुई है। उसके बाद अच्छा प्रियंका जी, ये चीज तो रोकिए, मैं एक और कमेंट चाहती हूँ आपका कि देखिए विशेष सत्र आज बुलाया गया, आप कैसे देखती हैं, कितना सार्थक ये विशेष सत्र रहा? देखिए, जनता की आवाज उच्च सदन दिल्ली तक पहुंचे, उसके लिए हर राज्य सरकार इस प्रकार से अपने प्रस्ताव पारित करके आगे प्रेषित कर सकती है। तो अगर जनता की मांग है तो फिर जनता ही तो लोकतंत्र की विशेषता है। अगर जनता का ही अगर बातों का अवहेलना होगी तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? तो डेफिनेटली जितने भी प्रदेशों से अगर इस प्रकार के प्रस्ताव जाएंगे तो सरकार इन चीजों के ऊपर पुनर्विचार कर सकती है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इस निंदा प्रस्ताव से लागू नहीं किया जा सकता, परंतु अपनी बात उच्च सदन तक तो सरकारें पहुंचा सकती हैं। हो सकता है सदन इसके ऊपर पुनर्विचार करे। उधर आपको फिर से विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष तो अभी भी कन्विंस नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानुप्रिया जी, कन्विंस हुई है क्या विशेष सत्र के बाद? 54 ही कम है ना। 54 के से अगर 54 अगर हो सकता है कि दूसरे घटक दल वो इस बात से सहमत हो जाए, जरूरी नहीं कि कांग्रेस नहीं हो। कांग्रेस के पास खुद के पास 99 है, इससे ज्यादा थोड़ी है। कानुप्रिया जी बोलिए, थोड़ा सा भी कन्विंस हुई है क्या विशेष सत्र के बाद? ये वो वाली बात थी कि गलती भी इनकी भी तुम्हारी, अपराध भी तुम्हारा, और गालियां वहां बैठकर हम खाए, तो हम तो कन्विंस नहीं है इस बात से। और प्रियंका दीदी जो है वो जो बात कह रही है, देखिए आपके और मेरे जैसे लोग तो बेहद खुश होंगे ना 33% का आरक्षण आएगा। मैं खुद भी जानती हूँ ये चीज, हम खुश क्यों नहीं होंगे? हम चाहते हैं कि आरक्षण आए, लेकिन जो चीजें उसमें थोड़ा बन रही है, क्यों ना आप अपनी साइड से थोड़ा मोड़ा बात करके उसको थोड़ा सेटलमेंट कराने की कोशिश करें कि भाई परिसीमन हटाते हैं 2023 वाले कोई लागू करते, क्योंकि बिल तो लागू हुई है। आपने कहा ये कि 34 का तो होना ही है, सभी जानते हैं। नारी शक्ति बंधन तो बिल तो पास हो ही चुका है, तो उसमें अगर परिसीमन की शर्त हट जाएगी तो उससे भी महिलाओं के लिए रास्ता खुल सकता है। तो अगर ये ऐसा कुछ बिल बनाकर लाते हैं, उसमें कुछ ऐसा संशोधन करते थे तो बहुत अच्छी बात है कि हम साथ में बैठ के, हो सकता है आने वाले समय में विधानसभा के आसपास बैठ कर चाय पिए। पर अब ये तो पूरा सब कुछ सत्ता पक्ष के हाथ में है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भावना जी आपके पास लौटूंगी। देखिए दोनों के अपने तर्क वितर्क है, लेकिन आज जब विशेष सत्र की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितना सार्थक रहा? और आने, क्योंकि अगर हम देखिए, अगर बात करें महिला आरक्षण संशोधन बिल की, तो इसमें कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो प्रश्न हैं वो तो उठ ही रहे हैं, और आम जनता भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि महिलाओं को ये अधिकार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आवाज़ उठती हुई दिखाई दे। हालांकि हम बात नहीं करते, आने वाले जो आगामी चुनाव है 2029 की अगर हम बात करें, तो एक पहल ये हो सकती है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी तरफ से एक नया एग्जाम्पल सेट करके महिलाओं को आरक्षण दे दें और ज़्यादा महिला प्रत्याशियों को उतारने का काम करें। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आएगी कि वो सही मायने में लागू हो, क्योंकि अभी एक हम देखेंगे तो पैरेलल SIR जो इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है पॉपुलेशन का, वो भी चल रहा है, और उसमें कई वोटर कई प्रदेशों में बहुत सारे कटे हैं, कहीं पे 90 लाख काटे गए हैं, कहीं पे 2 करोड़ के नाम कटे हैं। तो इससे एक और ये बात आती है कि जब इतनी बड़ी तादाद में वोटरों की संख्या घटती भी है या कट रही है, या जो भी एक जस्टिफिकेशन हो रहा है जिस भी तरह से जनगणना का, तो ऐसे में एग्जिस्टिंग जनगणना के साथ में जो कि 16 साल पुरानी है, इसको लागू कर देने में क्या निष्पक्षता रह पाएगी, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। और शायद इसीलिए 2023 में ये कानून पास हो गया था, पर उसमें ये भी शर्त थी कि 2026 के बाद में जो डिलिमिटेशन और जनसंख्या जो आपका सेंसस होगा उसके बाद में होगा, तभी ये एक फेयर माना जाएगा, क्योंकि उस वक्त सभी दलों की सहमति थी इस बात को लेकर। भावना जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए कि अगर सेंसस नहीं होता है, सेंसस को अगर इग्नोर कर देते हैं, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगा? वही मैंने बताया कि पिछले 16 साल में जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत सारी हुई है, साथ में SIR का भी आपका चल रहा है, जिसमें कि पूरी तरह से कटनी छटनी और जो अच्छा एक वाकई में एडिशन होना है वो पूरी प्रोसेस है।
तो ये सब तकनीकी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा महती ज़रूरत है उसमें। फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे जब कमीशन सेटअप किया जाएगा तो वही इन सारी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और उस पर ध्यान देंगे। इसके साथ में एक चीज़ में और, आपने क्योंकि विशेष सत्र की बात कही है तो उस पर ही ध्यान दिलाना चाहूँगी। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटिंग बहुत कम हुई है, जो गंभीर बात है। हम विशेष सत्र बुलाते हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, पर कहीं पे 13 दिन का सत्र होना था, वहाँ 6 दिन में सिमट गया, 5 दिन में, 25 में तो दिसंबर में शायद 4 दिन, और भी कई चीज़ों में 19 के बाद से बहुत कम होती जा रही है। तो एक सार्थक बहस के लिए, अपनी बात रखने के लिए, पक्ष हो या विपक्ष, एक बहुत जनता की आवाज़ के लिए रहता है, जहाँ पे एक जो तार्किक होना चाहिए और आम जनता के हित के निर्णय वहाँ लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके। तो ज़्यादा सार्थक बहस होगी वहाँ पे, तो ज़्यादा बेहतर होगा जनता के लिए। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि देखिए जो सार्थक बहस हो और जो सच में जो मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए उन पर मुद्दे हों, क्योंकि तीखी बहसबाजी, और हम कई बार देखते हैं कि नेताओं के जो बयान आते हैं वो अशोभनीय बयान आते हैं, उस पर चर्चा में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और इस पर भी बहुत सारी बहसें हो जाती हैं। लेकिन जो जनता के आम मुद्दे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जिनसे जनता परेशान हो रही है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, कानुप्रिया जी आपको बहुत धन्यवाद, भावना जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरह से आज का विशेष सत्र बुलाया गया था, इस पर अपने अपने तर्क वितर्क हैं। विपक्ष का कहना है कि इस सत्र को बुलाने का कोई औचित्य नहीं था, और इसी को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इससे कोई परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज दे सकते हैं कि हम महिला हितैषी हैं। और इसी के साथ जो विपक्ष है उसने कहीं ना कहीं महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है, क्योंकि जो संशोधन बिल था वो पारित नहीं हो पाया। और इसी को लेकर जो तमाम चीजें हैं, एक राजनीतिक मैसेज है, अलग अलग बातें हैं इसको लेकर, लेकिन विपक्ष जो ये हम कह सकते हैं विशेष सत्र था, इसका आने वाले चुनाव में कितना सार्थक परिणाम होगा या कितना ये सार्थक या सकारात्मक होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।